आजकल अब जब जनवरी 2025 का चालू हो चुका है, तो इंडिया में भारत में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि वीकली हफ्ते में कितने घंटे एक आदमी को, वर्कर को, एम्प्लॉय को काम करना चाहिए। तो वैसे तो इंडिया में जो है 48 घंटे का है, और 48 आवर्स एक वर्कर को काम करना चाहिए। ये लेबर लॉस जो है, कानूनी तौर पे ये कंपनियों के कॉर्पोरेट्स के ऊपर बाइंडिंग है। मगर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, मॉडर्न 1990 के बाद जो कंपनी एस्टेब्लिश की और दुनिया की जानी मानी कंपनी है, उसने उन्होंने खुद भी काम किया। उन्होंने कहा कि वन वीक में एक वर्कर को 70 घंटे काम करना चाहिए। उसके बाद लार्सन टुब्रो LNTO एक और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत से फील्ड्स में है, वो बहुत पुरानी कंपनी है, तकरीबन 150 साल पुरानी कंपनी है। उसके CEO और चीफ SN सुब्रमण्यम ने कहा कि एक वर्कर को 14 आवर्स 14 घंटे यानी कि 90 घंटे 90 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। अब 48 घंटे, 70 घंटे और 90 घंटे में बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे तो फर्क तो बहुत है, पर मैं सोचता हूँ कि एक वर्कर को जो काम करना चाहिए पर डे और पर वीक और पर ईयर और पर मंथ, उसका बेस ये होना चाहिए कि एक वर्कर स्मार्टली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, इनोवेटिवली काम करे, क्रिएटिवली काम करे और हैप्पीली काम करे। हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं सब कोई चीज़ क्रिएशन करने से, इनोवेशन करने से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मेरे को मैंने किसी को डिग्री नहीं है मेरे पास, मगर जब मैं लीगल मैटर्स में इंटरवेंशन करता हूँ, 1984 में प्रॉपर्टी टैक्स के रूल्स बने थे। मैं प्रेसिडेंट होता था रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन का, यमुना विहार ब्लॉक B5 का। तो मेरी सलाह नहीं मानी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। कुछ लोग हाई कोर्ट में गए, मैंने भी इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन लगा दी। उन तो कोर्ट फीस ही थी, मुझे कुछ नहीं देना पड़ा। और मैंने आरंभ भी नहीं किया केस, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल, तो ये सिविल केस था, तो सिविल प्रोसीजर कहीं भी नहीं लिखा कोई आदमी आरंभ करेगा केस। मैंने आपको लिख के दे दिया, तो आप जो ठीक समझे फैसला लीजिए 151 CPC में जस्टिस पे। तो जिन वकीलों ने 1984 में 1-1 लाख रुपया फीस ली थी, उनकी एक बात नहीं मानी हाई कोर्ट ने। और जो मैं अंगूठा छाप जिसने एक पैसे नहीं लिए, अपना इनोवेशन, अपना क्रिएटिव आइडिया था, उसकी सारी बात मान ली हाई कोर्ट ने। और अपने जजमेंट ऑर्डर में लिख दिया 2 जजेस की मैजिस्ट्री। जब वो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है। फिर वहाँ से भी मात खाने के बाद पार्लियामेंट को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास करना पड़ा।
तो मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया का लॉ चेंज किया, लॉ रॉड, और मेरे बच्चों ने बंगलौर में अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की, फ्लैट्स। वहाँ के भी मैंने बंगलौर के प्रॉपर्टी टैक्स लॉ देखे, बम्बई के भी देखे, मेरी बेटी ने वहाँ खरीदा फ्लैट। सबके उसी पैटर्न पे है जो कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2003 का अमेंडमेंट था, उसी पे बेस्ड था। शायद और भी स्टेट्स के भी होंगे, मुझे पता नहीं है। तो मुझे बड़ी खुश हुई। ये जो एनवायरमेंट और वाटर पोल्यूशन है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं बना यमुना विहार का। यहाँ स्टॉक वाटर ड्रेनेज अलग सिस्टम है और सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम अलग है, वो दोनों का मिक्स हो गया, गलत हुआ, लॉ के अगेंस्ट है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जब मैंने हाई कोर्ट में गया, उन्होंने कहा कि इससे नहीं हो सकता। तो फिर मैंने, मगर जो उन्होंने मुझसे 3 दिन सवाल पूछते रहे 2 जजेस मुझसे, उन्होंने दे ओपन माई माइंड। मैंने सारी लॉ के बुक्स परचेज की और पढ़ा, और रिसर्च पेपर लिखा था पोल्टन हॉलोकास्ट, विनाश के लक्षण। फिर उसके ऊपर जब वो पब्लिश हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने मुझे लेक्चर देने को बुलाया, क्या जगह बुलाया मुझे लेक्चर देने को। फिर हम नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में चला गया, मैं प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। उन्होंने मेरी 3 डेट्स पे तो सुनवाई की। उसके बाद जो होती है एडमिट कर ली पिटीशन। एडमिट करते दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसने प्लॉट अलॉट किए थे, हमने कहा 1-1 लाख रुपये कंपनसेशन दो, पोल्यूशन से हमारी नॉर्मल लाइफ स्पैन कम हो गया। तो वो ना दे के और डिफिशेंसी को रेक्टिफाई ना करके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, स्टे वैकेट करा के लाया। तो जैसे हमें खुशियाँ मिलती हैं, इन चीज़ हम जब कामयाब होते हैं तो खुशी मिलती है। इनोवेशन तो था, क्रिएटिविटी था, स्मार्टली भी वर्क था, सक्सेस मिली तो खुश हुई। जब मैं किताब लिखता था अपने बुक जो, तो मेरे आर्टिकल पब्लिश होते थे। मेरे इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी 2 प्रॉपर्टी टैक्स पे आर्टिकल पब्लिश हुए थे 1984 में। उनके तो मुझे 1,000 रुपये मिले थे दोनों आर्टिकल के 75 रुपये। तो इस चीज़ों से बड़ी खुशी होती है। तो अल्टीमेटली हम कुछ भी करें, हमारी कुछ भी लेवल का टारगेट हैप्पीनेस है। तो हम 48 घंटे काम करें, 70 घंटे काम करें, 90 घंटे काम करें, टारगेट तो एक ही है। और हम स्मार्टली करें, इनोवेटिवली करें, क्रिएटिवली करें, वो उसका तो एक वो पहला जो हमें तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो हमें उसको डिस्चार्ज करना है, उसकी कॉस्ट चुकता करनी है। तो मुझे इसमें कुछ कम गलत नहीं दिखाई देता कि जो हमारे लॉज हैं इंडिया में, लेबर लॉज, जो नारायण मूर्ति साहब कह रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, इंजीनियर हैं, 70 वर्ष, वो भी ठीक है। और जो 90 आवर्स कह रहे हैं CO LNT, वो भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। क्योंकि जहाँ 90 आवर्स का 14 आवर्स पर डे इंक्लूडिंग संडे, तो चाइना जो है उसमें 14 आवर्स पर डे लेबर रूल है। ऐसे साउथ कोरिया में भी है, जापान में भी है, ताइवान में भी है। मेरा भतीजा एक LNT कंपनी में जो उसने नौकरी ज्वाइन की, दूसरी कंपनी से जो, तो वहाँ जो थे ये LNT कंपनी, जो ये LG कंपनी है, LG कंपनी जो है साउथ कोरिया की है। ये फ्रिज वगैरह बनाते हैं, AC बनाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें वगैरह, वॉशिंग मशीन बनाते हैं। तो वहाँ भी 40 आवर्स है, यानी कि 14 आवर्स पर डे, 90 आवर्स पर वीक। तो हमारे जो इनको तो आदत थी 8-10 घंटे काम करने की। तो खैर वो जो इंडियन इंजीनियर्स थे उनको 12 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे के बाद छुट्टी कर देते थे। मगर जो साउथ कोरियन उसमें कंपनियों में काम कर रहे थे इंडिया में, वो 14 आवर्स पर डे काम करते थे। तो खैर ये जापान ने, ताइवान ने, साउथ कोरिया ने, जो इन्होंने रैपिड इकोनॉमिक टाइगर बन गए, वो 14 आवर्स पर डे
काम करने की वजह से बने। अब यूएस में भी लेबर लॉज बने थे किसी जमाने में, फ्लोरिडा वगैरह में टेक्सटाइल मिलें होती थी, तो कानून तो बना था वहाँ पे 8 वर्ष का, मगर मिल के जो ऑनर्स थे 1888 85 1885 86 के आसपास, वो कानून नहीं माना, वो 12 वर्ष काम करवाते थे वर्कर से, कोई सजा वजा नहीं होती थी उस जमाने में। तो आज जो है यूएस में तो स्ट्रिक्टली एनफोर्स है, यूरोप में, यूएस में 8 आवर्स और 5 डेज वर्किंग वीक। अब सवाल ये है कि जो 8 आवर्स पर डे और 5 डेज पर वीक काम जो करेंगे वर्कर, क्या वो कंट्री और वहाँ की इकोनॉमी वर्ल्ड में कितनी तरक्की कर पाएगी, कितनी प्रोग्रेस कर पाएगी? चाइना में 14 आवर्स 90 आवर्स पर वीक, तो और यूरोप में, यूएस में 40 घंटे पर वीक। तो मैं तो समझता हूँ कि और बहुत जितनी तेजी से चाइना ने वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी और वर्ल्ड की नंबर 2 इंडस्ट्रियल और आर्म फोर्सेस पावर बन गया है, ये शायद और 5-7 साल में, 10 साल में यूएस को भी पीछे छोड़ जाएगा और नंबर 1 वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। 14 आवर्स, क्योंकि डिस्पेरिटी बहुत है, 14 आवर्स पर डे, 90 आवर्स पर वीक और 40 आवर्स पर वीक यूएस में, इनके दुगने से ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव है। और जो माओ तुसे तुमने जब 1949 में कम्युनिस्ट रूल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि 100 ईयर्स ऑफ पीसफुल डेवलपमेंट, अब वो 100 ईयर्स जो है 2049 में पूरे हो जाएंगे, अब से 24 साल बाद। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि चाइना जो है नंबर 1 कंट्री हो जाएगी, यूएस को पीछे छोड़ देगी अगले 24 साल में। 24 साल दूर है, 15-20 साल में हो जाएगा, डोमिनेंट फोर्स बन जाएगी। तो यूएस और चाइनीज पॉलिसी में ये है कि यूएस जो है जो कंट्रीज को डील करता है उनके इंटरनल अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है, चाइना नहीं करता। इसलिए उसकी जो मदद है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, सबको अच्छा लगता है, बेशक वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो मुझे कुछ ही दिखाई दे रहा है कि चाइना जो है नंबर 1 पावर हो जाएगा। और इंडिया क्योंकि 48 आवर्स है, वो भी ईमानदारी से 48 आवर्स काम नहीं करते हैं, तो ये तो बहुत पिछड़ी देश बन जाएगा, दुम छल्ला चाइना का। हालांकि इसकी आबादी तो चाइना से ज़्यादा होगी, इन्वेंशन नहीं होगा, क्यों? इन्वेंशन और डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए बहुत फंड्स चाहिए, वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अभी ये बहुत जल्दी 1 फरवरी को बजट आ जाएगा 2025-26 का, उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहला जो है बहुत शॉर्ट टाइम होता है इसको समझने में, वेबसाइट में आ जाता है, पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में वेबसाइट पे भी। तो बजट को तो जो पास होता है उसमें महीने का गैप हो जाता है, जो इकोनॉमिक सर्वे है वही बेस होती है बजट की। तो उसको समझने के लिए मैं कम से कम बजट डे से मैं 1 हफ्ते पहले, 7 दिन पहले उसको वेबसाइट पर होस्ट कर देना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को। पता नहीं करते, खैर देखते हैं, मोटी मोटी बातें तो समझ में आ जाती हैं, मगर डिटेल जो उसके एनेक्शर्स होते हैं इतना बहुत टाइम चाहिए।
पढ़ने समझने के लिए। तो खैर मैं बताऊँ जो लेबर लॉज है, मैं वेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम फेयर वेजेस की, मैं लेबर लॉज की बात कर रहा हूँ कि वर्किंग आवर्स, एक आम वर्कर के कितने घंटे होने चाहिए। अब जो लोएस्ट लेवल का वर्कर है उसके भी वही होने चाहिए जो कि अगर टॉप वर्कर है, सीईओ है कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, डायरेक्टर। मेरा बेटा भी चीफ वाइस प्रेसिडेंट है एक कंपनी में, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक कंपनी में है, फार्मा कंपनी में। मैं देखता हूँ सुबह से रात तक लगे रहते हैं, अपना पसीना खून पसीने की कमाई होती है उनकी, तनख्वाह तो मिलती है अच्छी। एक वर्कर की सैलरी को लोएस्ट लेवल के और हाईएस्ट लेवल के बहुत डिफरेंस है इंडिया में। तो ये कम होना चाहिए कुछ, जिससे कि जो लोएस्ट लेवल का वर्कर है और जो हाईएस्ट लेवल का वर्कर है, सीईओ है, चेयरमैन है, मैं समझता हूँ 1:10, 1:1:15 का होना चाहिए। यहाँ तो 1:100, 200 का डिफरेंस हो रहा है। इसको कुछ कम करने की ज़रूरत है, जिससे जो लोएस्ट लेवल के जो वर्कर हैं उनकी कोई तरक्की हो सके, उनकी फैमिली में भी खुशहाली आ सके। तो मेरा तो सोचने का ढंग ये है कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट तो है, मगर साथ साथ उसको काम करने में हमें खुशी मिले, उसमें इनोवेशन हो, उसमें रिसर्च हो, उसमें क्रिएटिविटी हो। बिना क्रिएटिव जो चीज़ है या इनोवेशन नहीं है, उसको काम करने में मज़ा नहीं आता, उसमें कोई खुशी नहीं मिलती। और जीने का जो लाइफ का टारगेट है वो हैप्पीनेस है, खुशी। उससे हम खुश रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हमारे परिवार में भी खुशी रहेगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, पत्नी भी खुश रहेगी, सब खुशी खुशी का माहौल होगा। तो हम ऐसे ढंग से काम कर रहे हैं सबको खुशी हो। तो चलिए देखते हैं, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।